इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा लैगिंग करंट इन इंडक्टर और तीसरा है टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टर। तो पहला हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? किसी इंडक्टर के द्वारा एसी प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका प्रतीक एक्सएल तथा मात्रक ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टेंस तथा फ्रिक्वेंसी के अनुक्रमणानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे समझने की कोशिश करो कि एसी प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध, जैसे डीसी में क्या होता है, कोई डीसी करंट होता है तो वहाँ पर क्या रेजिस्टेंस पैदा होता है, परंतु एसी करंट में हमारा रिएक्टेंस पैदा होता है। वैसे बात करें तो रिएक्टेंस को हम एक्स से शो करेंगे, एक्स रिएक्टेंस को एक्स से शो करेंगे। अब ये रिएक्टेंस किसके अंदर पैदा हो रहा है? इंडक्टर के अंदर, इसलिए एक्सएल बोल देते हैं। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसा कि इसी लाइन में बोला है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टेंस तथा फ्रिक्वेंसी के अनुक्रमणानुपाती होता है। मतलब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो भी रिएक्टेंस बढ़ेगा और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो भी रिएक्टेंस बढ़ेगा। मतलब एक्सएल प्रोपोर्शनल एल। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ। तो इन दोनों को प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्वेंसी और इंडक्टेंस के। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है एक्सएल बराबर 2 एफ एल। अगर इसमें देखो फॉर्मूले में बात की जाए तो एक्सएल बराबर 2 एफ एल। अब इसमें 2 है, इसका मान तो फिक्स है 2 6.28। अब जो एक्सएल की बात की जाए तो एक्सएल, अब ये तो वैल्यू फिक्स हो गई 2 की। अब एफ या एल, इनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट मान के ले लेते हैं। इनकी एफ की ले लेते हैं, मान के चलो 5 एग्जाम्पल के लिए, और एल की भी 5 ले लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू घटेगी तो ये टोटल वैल्यू का मान क्या छोटा होगा? अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू छोटी होगी तो माने चलो इसे 2 कर दिया जाए, एल का मान या एफ का मान 2 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि फ्रिक्वेंसी घटे या इंडक्टेंस घटे, एक्सएल का मान भी घट जाएगा। अगर इनमें फ्रिक्वेंसी बढ़े या इंडक्टेंस बढ़े तो एक्सएल का मान बढ़ जाएगा। तो यही मेन पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, एसी सर्किट में रिएक्टेंस होता है। जब अकेला इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है उसे। तो इस फॉर्मूले में 2 का मान फिक्स है। एल जो इंडक्टेंस है उसे हेनरी में लिया जाएगा और जो एफ है फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में लिया जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि करंट कैसे बिछड़ जाता है। इंडक्टर के अंदर करंट का बिछड़ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक आइडियल इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करता है या लैग करता है वोल्टेज से। लीड या लैग करता है तो कितने डिग्री एंगल पे करता है आइडियल में, प्रैक्टिकली कितना करता है तो वो मैं बताऊंगा। लैगिंग करंट इन इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि हमारा करंट बिछड़ जाता है वोल्टेज से। वोल्टेज आगे निकल जाती है और करंट पीछे रह जाता है। तो ये मैं समझा देता हूँ। ये जो बनाया हुआ है कि होता क्या है, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो। ये कोई इंडक्टर है हमारा बना हुआ, ये इंडक्टर है। इसके अंदर जैसे हम वोल्टेज एसी सर्किट देंगे, एसी वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज आएगी तो क्या उस वोल्टेज के कारण क्या होगा, इसके अंदर इंडक्टेंस पैदा हो जाएगा। इंडक्टेंस पैदा होगा क्योंकि वोल्टेज जाने पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इंडक्टेंस पैदा होगा एसी पर। उस इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, इसमें बैक ईएमएफ पैदा होगा। बैक ईएमएफ, एक तो इधर से करंट ईएमएफ जा रहा है, एक इधर से भी आएगा
और इन दोनों का मान लगभग बराबर होगा, एक टाइम पर दोनों का मान बराबर हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों का। इसलिए जब V बराबर V हो जाए तो क्या होगा, जीरो, वोल्टेज जीरो। जब वोल्टेज जीरो हो गई तो करंट भी जीरो। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट एकदम जीरो के बराबर जाएगा और वोल्टेज मैक्सिमम चली जाएगी। अब ये दोनों वोल्टेज, एक बैक ईएमएफ और एक लगाया गया ईएमएफ, ये दोनों को कंपेयर होने लग जाएंगे, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, सर्किट कंपेयर करेगा तो होगा क्या कि बैक ईएमएफ का मान थोड़ा सा कम होगा लॉस के कारण। भाई ये जो इंडक्टर लगा हुआ है इसका कुछ लॉस भी होगा, उसके कारण क्या होगा, ये लॉस के कारण इसका मान थोड़ा सा कम होगा। अब बैक ईएमएफ का मान कम होने के कारण क्या है, यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में। और जब तक करंट जाएगा, जब तक हमारा वोल्टेज काफ़ी आगे जा चुकी होगी, क्यों करंट का तो ये रुकावट करता है। अगर मैं बात करूँ तो ये करंट का विरोध करता है, तो करंट को चेक करेगा, वोल्टेज को नहीं करेगा। तो माने चलो इतनी देर में वोल्टेज हमारा 90 डिग्री आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये क्या है, आपका वोल्टेज है। तो वोल्टेज तो यहीं 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई जाना, कंटिन्यू चलने लग गई, और उसका करंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ जब तक वोल्टेज कितने 90 डिग्री आगे निकल गई। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने करंट का वो दिखाया है, तो करंट इस तरीके से, वोल्टेज यहाँ पर देखा जाए तो वोल्टेज अपने यहाँ पर पहले पहुँच गई, करंट बाद में पहुँचा। इसलिए इन दोनों में बिछड़ने का एंगल कितना रह गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। इसलिए करंट पीछे रह जाएगा, लैग करेगा, और वोल्टेज लीड करेगी इंडक्टर के अंदर। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है पॉइंट में, वो बता देता हूँ। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट के बिछड़ने का कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन सर्किट के रेजिस्टेंस की गणना करें तो बिछड़ने का कोण 90 डिग्री से कम होता है। आइडियल सर्किट में, आइडियल जो भी इंडक्टर होता है उसके अंदर कोण जो बनेगा बिछड़ने का करंट और वोल्टेज का, वो 90 डिग्री होगा, परंतु तो उसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की जाए तो वो 90 डिग्री से कम रहेगा, प्रैक्टिकली कम रहता है वो। तो ये फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर XL बट्टे आर, या दूसरा फॉर्मूला कोस थीटा बराबर R बट्टे ZL। तो मेन पॉइंट यही है, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है, बिछड़ता है 90 डिग्री वोल्टेज से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक। समय नियतांक क्या होता है, समय नियतांक के बारे में देखो, किसी कॉइल में करंट को शून्य मान से अपने 63.3% मान तक पहुंचने में लगा समय टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसका प्रतीक टी, वैसे टाउ बोलते हैं इसे, टी तथा मात्रक सेकंड होता है। इसलिए टी बराबर L बट्टे R। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो इंडक्टर क्या करता है कि करंट को रोकता है, स्टार्टिंग में तो रोकेगा, तो उसके बाद करंट जाना स्टार्ट करता है कुछ देर बाद। तो जब भी माने चलो अपने फुल मान का वो 63.3% मान तक पहुंचने में जो समय लेता है वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। मान के चलो किसी भी इंडक्टर के अंदर एग्जाम्पल मान लो इतनी वैल्यू तो नहीं होगी कि 100 एम्पियर का करंट फ्लो होना है, परंतु 63.3% फ्लो होने में करंट में जो टाइम लगा वो उसका टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब पहुंचना तो उसे 100 एम्पियर तक है, परंतु पहले टाइम कांस्टेंट पहला कैलकुलेट किया जाता है 63.3% में। उसके बाद आगे पहुंचने में जो भी समय लगेगा उस टाइम कांस्टेंट का 5 गुना समय लगता है, 5 गुना। पहले समय में जो टाइम है 63.3% पहुंचने में जो समय लगा उसका 5 गुना टाइम लेगा 100% तक पहुंचने में। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे, ये देख लो। किसी इंडक्टर को फुल चार्ज होने में 5t समय लगता है। 5t का मतलब है टाइम कांस्टेंट जो था ना 63.3%, 63.3% पहुँचने में जो समय लगा था वो इसका t होगा। माने चलो इसे 2 सेकंड लगी जाने में, 63 एग्जाम्पल माने चलो 63.3% में 2 सेकंड लगे। टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो पूरा 100% तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। क्योंकि टी जो टाइम कांस्टेंट उसका 5 गुना टाइम लेगा।
कितना 10 सेकंड। तो हमें कुछ पॉइंट हैं, देखो पहले टाइम कांस्टेंट में कितना इंडक्टर चार्ज होगा 63.3%। 2t मतलब टाइम कांस्टेंट के दूसरे टाइम में, दोगुने टाइम में 2t तो 86.5% पहुँचेगा। मतलब टाइम कांस्टेंट का दोगुना टाइम लेने में तो 86.5%, 5% टाइम लगेगा। उसके बाद 3t टाइम कांस्टेंट का 3 गुना टाइम लेने में ये कितना परसेंट होगा 95%, 95% चार्ज होगा। उसके बाद 4t और जो टाइम कांस्टेंट है उसका 4 गुना टाइम लेकर ये कितना पहुंचेगा 98.2%। और 5t टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम लेके 99.3, 100% कभी नहीं होता, 99.3% कोई 100% मान लिया जाता है, क्यों इससे ज़्यादा कभी करंट जाएगा नहीं। प्रैक्टिकली की बात है, आइडियल में तो 100% हो जाएगा, प्रैक्टिकली इतना ही रहता है। इसलिए कोई भी इंडक्टर फुल चार्ज होने में या फुल करंट फ्लो होने में और अपने टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम ले जाता है। तो ये कुछ वैल्यू है, याद कर लेना अगर याद हो जाए तो। अब इंडक्टर के अंदर जो इंडक्टर होता है हमारा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होगी तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है। क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कैपेसिटर का, तो कई बार आता है कि कैपेसिटर की एनर्जी किस रूप में होती है, तो कैपेसिटर वाला चैप्टर आएगा तो उसे बताऊंगा। वैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में होती है, इंडक्टर के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। तो कुछ नीचे पॉइंट मैंने लिखे इन्हें बता देता हूँ। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, जिसका सूत्र एनर्जी बराबर E बराबर 1/2 Li²। Li² ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर होने का इंडक्टर के अंदर। E बराबर 1/2 Li² होता है। इंडक्टर AC को रोकता है और DC को पास करता है, ये तो कॉमन बात है। AC को रोकेगा, DC को पास करेगा। क्यों, विरोध किसका कर रहा है, चेंजेबल करंट का। अगर किसी करंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे पास करेगा, अगर चेंज हो रहा है तो उसे रोकेगा। तो ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इससे आगे वाली वीडियो में आपको इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है।